हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कल हमने 3 क्लासें कंप्लीट की थी प्रैक्टिस सेट में। आज हमारी क्लास नंबर 4 होगी। ROARO 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका ये क्लास नंबर 4 होगा। जिन लोगों ने क्लास नंबर 3 नहीं देखा है वो सभी लोग एक बार जाइए क्लास नंबर 3 को देखिए। ROARO 2023 की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, बहुत आपको वहाँ से बेनिफिट होने वाला है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन बचे हुए 80 प्रश्नों को। कल के हमने वीडियो में 60 प्रश्नों को कवर किया था। जैसे कि आप सभी को पता है 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 140 प्रश्नों की 60 प्रश्नों की कल एक वीडियो हमने बना दी थी। बचे हुए 80 प्रश्नों की ये संपूर्ण वीडियो होगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 25 तारीख से आप सभी के लिए एक ही वीडियो में पूरा एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा, यानी 140 प्रश्नों की एक ही वीडियो आपकी होया करेगी, जिससे कि आपका भी समय खराब नहीं होगा बार बार देखने से और हमें भी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले उन सभी के लिए जो साथी हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो 9058961128 पर संपर्क करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अभी वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको 499 रुपये में संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह, लैब क्विज वगैरह सब कुछ, PDF नोट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच 61वां प्रश्न आप सभी के बीच है। इससे पहले 60 प्रश्नों की वीडियो कंप्लीट आ चुकी थी। ठीक है, तो 61वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि निम्न में से किस शासक ने इथियोपिया एवं तुर्की दासियों से युक्त एवं अंग सेना गठित की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन आप सभी के बीच दिए गए हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयास शाह ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप सुमेलित नहीं शब्द आपसे दिया गया है। ठीक है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी ए वाला भी सुमेलित, बी वाला और सी वाला तीनों ही सुमेलित हैं। अब इसमें क्या सुमेलित नहीं है, तो आप देखेंगे सालम द्वितीय, गृणित कायर, ये आपकी उपाधियां दी गई हैं। जैसे मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, तो ये सही है। जहांदर शाह को लंपट मूर कहा जाता था, ये भी सही है। बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर कहा जाता था, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये उपाधि आपकी गलत हो जाएगी, बाकी तीनों ऊपर सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों में से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई थी। तो दोस्त एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वेधशालाएँ कुल कितनी बनवाई गई थी। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन 4 दिए गए इनमें से एक स्थान ऐसा जहाँ पर वेधशाला नहीं बनवाई गई थी। तो देखिए वेधशाला कहाँ कहाँ बनवाई गई थी। उज्जैन में बनवाई गई थी, बिल्कुल सही है। मथुरा में, एक तो मथुरा में बनवाई गई थी। ठीक, ऑप्शन में मथुरा नहीं दिया है, मथुरा में बनवाई गई थी। ठीक है, दूसरा आपका जयपुर में बनवाई गई थी। ठीक है, और उसके बाद आपकी इनमें से एक स्थान और है, वो आपको बताना कौन सा, अजमेर में थी या नहीं और दिल्ली में थी या नहीं। तो दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर इनमें से अजमेर में वेधशाला नहीं थी, दिल्ली में थी। तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, इन 4 नगरों में वेधशालाएँ बनवाई गई थी जयसिंह के द्वारा। अजमेर में वेधशाला नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 64वां कि निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये आपको बताना है। पहला कथन है कि अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, दूसरा कथन आप देखेंगे यहाँ पर कि ये तो पहला सही हो जाएगा कि टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। दूसरा है कि जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। तीसरा नौसेना बोर्ड का गठन किया, ये भी आपका सही है। चौथा है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ये भी आपका सही है। तो टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नानाशाही सिक्के किसने चलवाए थे। क्या पूछा है कि नानाशाही नामक सिक्के किसने चलवाए थे। तो याद रखेंगे ये जो नानाशाही नामक सिक्के थे ये रणजीत सिंह के द्वारा चलवाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। तो बताएंगे फटाफट कौन सा वो व्यक्ति था जिसने कोच्चि की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीनोडी कुन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कोच्चि नगर जो पहले राजधानी थी पुर्तगाल की, उसको बदलकर इन्होंने क्या बना दिया, गोवा को बना दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नीनोडी कुन्ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि डचों ने भारत में पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी। बताएंगे डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पर की थी। ऑप्शन आपके सामने मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या कोच्चि। याद रखेंगे डचों की जो पहली
कारखाना खोला गया था वो मसूलीपट्टनम में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला कि किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी? तो दोस्त याद रखेंगे, कैप्टन हॉकिंस को किस व्यक्ति ने 400 का तो मनसब प्रदान किया था? तो याद रखेंगे ये जो सारे कार्य किए गए थे ये किए गए थे आपके जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर किसके? सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कैप्टन हॉकिंस राजा जेम्स द्वितीय के रूप में कब भारत आया? तो याद रखेंगे 1608 में ये भारत आया था। ठीक है, 1608 में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? बताइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पहले तो आपको ये समझना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो उसकी डेट जब आपसे पूछी जाए तो 1748 हो जाएगा। ठीक है, 1748 हो जाएगा। और संधि पूछी जाए तो एक्स सालेब की संधि के माध्यम से हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां के द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों याद रखें दोस्तों, द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो याद रखेंगे बंगाल में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1765 में की गई थी। कब? 1765 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी द्वैध शासन की स्थापना? तो ये लियो कार्टिस के द्वारा की गई थी। लियो कार्टिस के द्वारा ये की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बताइए। तो दोस्त याद रखेंगे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 1774 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 4 जज रखे गए थे। 1 जज मुख्य था और 3 जज अन्य थे। जब मुख्य जज का नाम पूछा जाए तो एलिजा एम्पे याद रखेंगे। क्या नाम आपको याद रखना है? एलिजा एम्पे। ठीक है, यह नाम पूछा जाता है कि मुख्य जज कौन थे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के? तो एलिजा एम्पेस के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया कि किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो याद रखेंगे वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके माध्यम से एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट के माध्यम से ही विधि आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड मेकाले की उसके विधि के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? ये कथन किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो आइए बढ़ते हैं पे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। यहाँ दोस्तों उस समय 2 व्यक्ति थे, एक थे लॉर्ड मिंटो और एक थे लॉर्ड मार्ले। तो लॉर्ड मिंटो ने मार्ले के लिए पत्र लिखा और उसमें लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये 1909 का जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये कार्य हुआ था। और ये कार्य क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? तो संघात्मक सरकार की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अधिनियम जब भी पूछा जाए तो 1935 हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति कौन शामिल नहीं था? बताएंगे। जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसमें से इनमें से कौन सा व्यक्ति उसका मेंबर नहीं था? तो इसमें पहले तो ये प्रश्न पूछेगा कि कुल कितने मेंबर थे? तो कुल 7 थे, जिनमें से 1 अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और प्रारूप समिति का जो गठन था वो आपका 1947 में किया गया था। अब आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं था? तो दोस्त याद रखेंगे जे.बी. कृपलानी प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में नहीं थे। के.एम. मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद शार्दुल्ला भी थे, डॉक्टर एन. गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। तो ये भी तीनों थे, जे.बी. कृपलानी उसके मेंबर नहीं थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कि निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? तो आपसे पूछा गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सती प्रथा की। ठीक है, तो सती प्रथा का संबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक से था, ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से ही समाप्त की गई थी। कब? आप याद रखेंगे, इसकी डेट आपसे पूछ सकता है।
1929 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, उसके बाद आता ठगी प्रथा की समाप्ति। तो ठगी प्रथा की जो समाप्ति की गई थी ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से ही की गई थी। कब? 1830 में। फिर आपका आता नरबल प्रथा की। तो नरबल प्रथा का भी संबंध किससे है? इसी से लॉर्ड विलियम बेंटिक से। ठीक है, उसके बाद आपका आता है व्यपगत सिद्धांत। ये जो व्यपगत सिद्धांत है ये आपका गलत हो जाएगा, इसका संबंध इनसे नहीं है। व्यपगत सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी से। तो जब आपसे पूछा जाए कि व्यपगत सिद्धांत का संबंध किससे है तो ये लॉर्ड डलहौजी से। वाकई तीनों ABC तीनों के तीनों का संबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बताएंगे। तो दोस्त याद रखेंगे, साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था भारत में वो किस व्यक्ति के शासनकाल में हुआ था, या वायसराय आपसे पूछा गया है। तो पहले तो ये पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत में कब आया। ठीक है, साइमन कमीशन तो ये 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत में। ठीक है, और किस 1928 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। ऑप्शन सेकंड है कि कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। ऑप्शन सी है तीसरा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सही कथन का चयन करना है। तो पहला तो कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे ये जो कथन दिया है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, ये कार्ल मार्क्स ने नहीं दिया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कहा गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? बताइए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे भूमि का स्वामी यहाँ पर जमींदारों को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों को माना जाता है। ठीक है, किस किस को माना जाता है? थॉमस मुनरो को भी माना जाता है और कैप्टन रीड को माना जाता है। ठीक है, उपयुक्त तो दोनों को माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 80 का। 81 की तरफ पढ़ेंगे। 81वां प्रश्न आपके सामने है कि 3 कटिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? जी हाँ दोस्तों, 3 कटिया प्रथा के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3/20, यानी 20 अगर भूमि होगी 20 बीघा तो 3 बीघा पे करना अनिवार्य है। इतना अनिवार्य कर दिया था 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। धन के निष्कासन सिद्धांत से इसका जुड़ाव संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए दिया गया है 83 में कि 1857 की क्रांति के कारणों में निम्न में से कौन सा शामिल था? 1857 की क्रांति के कारणों में निम्न में से कौन सा शामिल था? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, डलहौजी की व्यपगत नीति, वेवेजली की सहायक संधि, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब बताएंगे इनमें से कौन कौन से विकल्प सही है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों इसमें जो विकल्प है वो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्त याद रखेंगे लखनऊ में नेतृत्व की बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने किया था। और ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी 2023 के प्री परीक्षा में पूछा गया था
ठीक है। 1857 की क्रांति से उस समय 3 प्रश्न पूछे गए थे, जो अभी पिछले 1 महीने पहले परीक्षा हुई है उसमें 3 प्रश्न 1857 की क्रांति से पूछे गए थे। तो आप लोगों को भी 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, ठीक है। हालांकि 25 तारीख के बाद आपकी क्लासें चालू हो जाएंगी यूट्यूब पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, जहाँ पर आपको सारे विषय की वीडियो क्लासें दी जाएंगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। याद रखेंगे लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए 85 में कि 1857 की क्रांति को निम्न में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बताइए, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन था या लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आउट्रम एंड टेलर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो उन्हीं में एक आउट्रम एवं टेलर थे जिन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 86 में प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया गया पहला कि इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल में था, ठीक है। दूसरा है कि हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। तीसरा है कि आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। आपको सही कथन टिक करना है। तो याद रखेंगे तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे कूका का संबंध पंजाब से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व था वो भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह के नेता निम्न में से कौन थे? तो याद रखेंगे मुंडा विद्रोह के नेता जब भी आपसे पूछा जाए आंख मीच के बिरसा मुंडा लगा दीजिए। क्या? आंख मीच के बिरसा मुंडा लगा दीजिए। इसका जो क्षेत्र था वर्तमान में झारखंड रांची के आसपास वाला क्षेत्र था जहाँ पर ये विद्रोह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, 1 2 3 इस तरीके से। तो बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है। पहला कथन है कि उदर्त मार्दंत भारत के हिंदी का पहला समाचार पत्र था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रकाशन नागपुर से नहीं होकर ये कोलकाता से होता था। कहाँ से होता था? तो आप याद रखेंगे कोलकाता से होता था इसका प्रकाशन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका 90 में आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा है कि द वर्नाकुलम प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो बताएंगे वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो ये लॉर्ड लेटन के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किस वर्ष आया? तो आप याद रखेंगे 1878 में आया था, ठीक है। 1878 में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो स्थापना की गई थी लॉर्ड वेवेजली के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पेच से शामिल नहीं था? यानी जो वुड डिस्पेच था उसमें शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आपका, इनमें से कौन सा? आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न ऑप्शन की तरफ। महिला शिक्षा, तो ये तो शामिल था वुड डिस्पेच में। दूसरा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, ये भी आपका शामिल था। तीसरा है अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियमावली पद्धति, तो ये भी इसका आपका शामिल था। चौथा, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो विश्वविद्यालय की स्थापना करना था वो कोलकाता, मुंबई और मद्रास में करना था, ना कि इलाहाबाद, पटना और बनारस। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऊपर वाले सही हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बताएंगे शोक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया था? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16
अक्टूबर 1905 को। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने से रक्षाबंधन के दिवस के रूप में मनाया गया और 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल विभाजन में एक शोक दिवस की लहर दौड़ उठी और 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 94 कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे, कांग्रेस के समर्थन के रूप में ये जो कार्य किया गया था उसकी अध्यक्षता किसके समय में हुई थी। तो उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है विलियम डिग्बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95वां प्रश्न आपके बीच कि निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था। तो याद रखेंगे 1888 में ये जो कार्य किया गया था ये आपके सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं। तो आप याद रखेंगे कानपुर अधिवेशन आपका सरोजिनी नायडू के समय में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। वेलगांव अधिवेशन आपका ये गलत हो जाएगा, ये आपका महात्मा गांधी के समय में हुआ था। किसके? तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी के समय में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। और एकमात्र अधिवेशन था जो महात्मा गांधी के, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल, हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, ये बाकी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक नेता गर्मपंथी नहीं था। यानी आपको नरमपंथी दल का नेता चुनना है, गर्मपंथी नहीं था। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कैसे थे? ये आपके गर्मपंथी नेता नहीं थे, ये नरमपंथी थे। नरम अर्थात बुजुर्ग लोगों के थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले बुजुर्ग थे, तो ये उस सदन के नेता थे। गर्मपंथ और नरमपंथ दो पंथ थे। ठीक है, गर्मपंथ में वो लोग थे जो आज़ादी को लड़ाई के माध्यम से जीतना चाहते थे और नरमपंथी में वो लोग थे जो शांति के साथ आज़ादी लेना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को समझें अच्छे से कि निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी भारतीय के अशांति के जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, अशांति का अग्रदूत किसे कहा गया है। याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को। और ये इन्हें किस व्यक्ति ने कहा, तो आप याद रखें सर वैलेंटाइन फिरोज ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहकर पुकारा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 99वां प्रश्न है कि 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बने गए थे। यानी कौन से व्यक्ति थे वो जो अलीपुर षड्यंत्र के मामले में सरकारी गवाह बने थे। तो नाम याद रखेंगे नरेंद्र गोसाई। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो इन चारों व्यक्तियों को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो केस कौन सा था। तो याद रखेंगे ये केस था आपका लखनऊ सहारनपुर संभाग के बीच में जो काकोरी नाम का स्थान है, वहाँ पर इन्होंने डकैती की थी। उस मामले में इन सभी को क्या हुआ था, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेड और लेफ्टिनेंट आयंस्ट की हत्या किसने की थी। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया है कि इन दोनों व्यक्तियों की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था। तो वो थे चापेकर बंधु। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चापेकर बंधुओं ने मिलकर इनकी हत्या की थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था। याद रखेंगे मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था किंग्सफोर्ड बम कांड, उसमें कौन शामिल था। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरनगर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकरी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंककर उनकी हत्या कर दी थी। यानी वो तो बच गए थे, परंतु उनके साथ जो मिस्टर कैनेडी थे उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई थी, इसलिए उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखेंगे निष्क्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद घोष। जी हाँ दोस्तों,
अरविंद घोष, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक थी वंदे मातरम, ठीक, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि केशव बलेराम हैंडवेगार ने कब राष्ट्रीय स्वसेवक संघ की स्थापना की, यानी एन राष्ट्रीय स्वसेवक संघ यानी RSS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे 27 सितंबर 1925, कहीं है 27 सितंबर 1925, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? याद रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो इसमें शिव वर्मा नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक ऐसा युग्म होगा, जोड़ा होगा जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो बढ़ेंगे अपने ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दिल्ली षड्यंत्र केस अमरीश चंद्र, ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां, ये भी आपका यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, ये भी बिल्कुल आपका सही है। चौथा नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस आपका रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र से था, इनका जो संबंध था वो दिल्ली षड्यंत्र से था, ना कि नासिक वाले से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी गलत है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा हुई थी? याद रखेंगे इन तीनों को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो केस कौन सा था? तो वो था आपका लाहौर षड्यंत्र केस। जी हाँ दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन नंबर डी फॉर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर डी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। इसी बीच अगला का सही सुमेलित नहीं है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा सही सुमेलित करके आपको बताना है, ठीक है। 1 2 3 4 इनको क्रम से लगाना है, ठीक है। सही सुमेलित कीजिए, बताइए फटाफट। जैसे कानपुर षड्यंत्र की बात की जाएगी हमारे कि कानपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1924 में हुआ था, ठीक है, 1924 में। मेरठ षड्यंत्र की बात की जाएगी तो मेरठ षड्यंत्र आपका 1929 में हुआ, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की बात की जाएगी तो इस पार्टी का जो गठन हुआ था, ठीक है, वो आपका 1934 में हुआ। एक एक डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन की बात की जाएगी तो इसका जो गठन था वो 1928 में हुआ। अब आप इसको क्रम से लगा सकते हैं, तो सबसे पहले आएगा 1924 यानी नंबर 4। अब नंबर 4 आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? तो बताएंगे जो अहरार आंदोलन था ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1906 में चालू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा गया है। 2 कथन दिए गए, 1 और 2 करके आप बताएंगे कौन सा कथन सही है। 21-22 में बंगाल के किसानों ने एक आंदोलन चलाया। एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेव थे। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत है क्योंकि बंगाल के किसानों ने नहीं, अवध के किसानों ने चलाया था। कहाँ के? तो आप याद रखेंगे अवध के किसान थे, ना कि बंगाल के किसान। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है प्रश्न है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताएंगे 1915 के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर पहला कथन है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। दूसरा कि इस अधिनियम की स्थायी सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियाँ दी गई जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों ही सही है, ठीक है, पहला दूसरा दोनों ही सही है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित घटना को उनकी घटना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 4-5 घटनाएं दी गई हैं, इनको आप क्रम से लगाएंगे,
ठीक है, बताइए फटाफट इनका क्रम लगा के। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अलीपुर बम कांड की। तो अलीपुर बम कांड आपका जो हुआ था वो 1908 में हुआ था। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर चटगांव की। तो चटगांव जो कार्य हुआ था ये आपका 1930 में हुआ था, 1930 में। आगे हम बात करेंगे काकोरी षड्यंत्र केस की। तो काकोरी जो षड्यंत्र केस था वो आपका 1925 में हुआ था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डलहौजी स्क्वायर बम कांड की। तो ये आपका 1930 में हुआ था, ठीक है। और आपका दिल्ली षड्यंत्र की बात की जाएगी तो दिल्ली षड्यंत्र 1912 में हुआ था। तो इस प्रकार इन सबको सम्मिलित करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका 5 आएगा और 1, 5 आपका इसी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसको चाहें तो कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को काल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। चलिए इनको भी क्रम से लगाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की। तो फटाफट आप बताएंगे खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट की बात की जाएगी तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था, 1919 में। अहमदाबाद मजदूर मिल की बात की जाएगी तो 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह की बात की जाएगी तो 1917 में। तो इस प्रकार इन सबको देखने के आधार पर जब हम इनको क्रम से लगाएंगे तो इनका जो एक सही क्रम लगेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, ठीक है, क्योंकि इनकी डेट भी अलग अलग है, डेट का भी अंतर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था। ऑप्शन ए बी सी डी करके आप बताएंगे क्या हुआ था, इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो याद रखेंगे 1929 का जो अधिवेशन था इसमें ऐसा क्या हुआ था जो इतना महत्वपूर्ण हो गया है। तो आप इस ऑप्शन नंबर बी को पढ़ेंगे। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की स्वीकृति की गई। तो पूर्ण स्वराज इसी में रखा गया था और ये अधिवेशन आपका 1929 वाला लाहौर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि एलबर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था। बताइए एलबर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था। तो याद रखेंगे सभी साथी, ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहर नेहरू का जीवनी कार्य है। तो याद रखें दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रैंक मॉरिस। जी हाँ दोस्तों, फ्रैंक मॉरिस ने ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनसे संबंधित जीवनी रचित की है, ठीक है, उनके संबंधित एक किताब लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम एकता के बीच की दूरी को बढ़ावा दिया था। यहाँ बढ़ावा देने की बात की गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों कथन गलत हैं, ठीक है, दोनों कथन गलत हैं। क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन था इसमें शौकत अली या अली बंधु हम कह सकते हैं, मोहम्मद अली, इन दोनों भाइयों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था और ये हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी इसके समर्थक में थे तो कैसे हो जाती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोनों गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ए बी दोनों गलत हैं कि दोनों सही हैं, कौन सा सही है बताइए। तो याद रखें दोस्तों यहाँ पर पहला साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है। दूसरा है कि साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत पूछा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक रास बिहारी बोस। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों आपके सुमेलित हैं, ठीक है, बाकी तीनों के तीनों आपके सुमेलित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा या कौन से प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए। पहला है उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दोस्तों 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ही कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में की गई 30 दिसंबर, यानी तारीख भी आपसे पूछ सकता है, 30 दिसंबर 1906 को। तो याद रखें डेट। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया असत्य कथन है। पहला, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी। दूसरा, गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार 123 में क्वेश्चन का अगर आंसर आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा सही है, यानी गलत पूछा तो दूसरा गलत है, पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोवन सिंह भाकपा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन क्रांतिकारी पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत लौटा था या भारत आया था? तो याद रखेंगे पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले हेमचंद्र कानून वो थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का क्रम लगाइए। चलिए एक एक करके सभी घटनाओं का क्रम लगाते हैं, फिर इनसे संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले दांडी यात्रा की बात करेंगे तो दांडी यात्रा आपकी 5 मार्च को चालू हुई थी। ठीक है, 5 मार्च और दिन और तारीख याद रखेंगे 1930 को हुई थी। ठीक है, दूसरा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आपकी 24 दिसंबर को समाप्त हुई थी। 17 से 24 दिसंबर 1932 तक चली थी। ठीक है, आपका मैकडोनाल्ड अवार्ड की बात की जाए, मैकडोनाल्ड अवार्ड तो ये 16 अगस्त 1932 को प्रदान किया गया। एक आपका बचा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की बात की जाए तो आपका 25 तारीख को हुआ था, 25 तारीख में सितंबर था और सन थी 1932। तो इस प्रकार चारों डेटों को देखने के बाद अगर हम इसको कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? तो इस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से वो प्रांत हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी 1937 के आम चुनाव में। तो याद रखेंगे इनमें से वो स्थान थे आपके, एक तो देखिए आपका बंगाल था। ठीक है, बंगाल था। एक आपका पंजाब था, संयुक्त प्रांत और मद्रास, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी। जब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पंजाब और बंगाल की तो यहाँ पर इनकी सरकार नहीं बनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 और 4। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था? द्विराष्ट्र अर्थात 2 राष्ट्रों की मांग को रखा गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे वो डेट थी आपकी 1940, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लिन-लिथुंगु प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी भारतीय होंगे। इस प्रकार आप बताएंगे क्या पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला चेक कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था? तो याद रखेंगे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है।
कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? तो उस समय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वार्तालाप किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? किसके नेतृत्व की बात हो रही है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो नाम याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। अगला प्रश्न 135वां, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पहला सही सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तामलुक मानतांगिनी हजारा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तामलुक मानतांगिनी हजारा से फतेह सावंत शायद थे, वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित का सही कालक्रम है। कालक्रम के आधार पर आपको विस्तृत करना है, बताइए निम्न में से सही कालक्रम है। तो CR फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि CR फॉर्मूला कब आया था। ठीक है, तो CR फॉर्मूला आपका 10 जुलाई कब? 1944। दूसरा है आपका यहाँ पर, ठीक है, चलिए थोड़ा इसको रफ करते हैं, पता नहीं रफ किससे होगा। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, रफ करते हैं इसको। ठीक, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? लियाकत अली देसाई पैक्ट। तो ये आपका आता है अप्रैल 1945 में। ठीक है, तीसरा आपका वेवेज योजना। अब वेवेज योजना आपकी आती है 14 जून 1945 को। अब आप इसको क्रम से लगा सकते हैं। तीनों को अगर आपने अध्ययन देखा है, तीनों का पढ़ेंगे तो इसका जो क्रम सही बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों क्रम से ही लगे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? जो 1945 में शिमला समझौता हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 कथन दिए गए और आपको सत्य कथन बताना है। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की बात की गई थी, संविधान सभा के गठन के बाद की गई थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? नाम हो जाएगा JV कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और अध्यक्ष ये तो हो गया अध्यक्ष। उसके बाद भारत का वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज सस्टम। तो ये सारे के सारे आपको कार्य याद रखने का आज़ादी के समय कौन किस पद पर था। निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं था? तो बताएंगे, तो याद रखेंगे इसमें पटेल रेजिमेंट नहीं था, गांधी रेजिमेंट था, नेहरू रेजिमेंट था, आज़ाद रेजिमेंट था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक रेजिमेंट अलग था महिलाओं के लिए जिसका नाम था रानी झांसी का रेजिमेंट। ठीक है, जो महिलाओं के लिए गठित किया गया था। तो इसी प्रकार आज की हमने इस वीडियो में 140 प्रश्नों को कवर किया है। आगे हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे प्रैक्टिस सेट को कवर कराया जाए। ठीक है, जो लोग पेड क्विज से ऐड होना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, डेली टारगेट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। कोई भी डाउट किसी प्रकार का हो सकता है, व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।